नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर SBD गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। आज का ये YouTube चैनल का जो टॉपिक है वो BA पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर, जिसका कि नाम है प्रशासनिक संस्थाएं, उससे लिया गया है। और आज का जो टॉपिक है वह है एक दलीय प्रणाली के गुण एवं दोष। तो एक दलीय प्रणाली, किस चीज़ की एक दलीय प्रणाली, प्रश्न ये उठता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि राजनीतिक दल में एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली विभिन्न देशों में अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर पाई जाती है। तो उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है हमारा, एक दलीय प्रणाली के गुण एवं दोष, इसके बारे में आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। आप सबने मेरे पहले इससे पहले YouTube चैनल पे मैंने भेजा था, आपको लेक्चर भेजा था, उसमें ये बताया था कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और उसके क्या गुण, दोष और भूमिकाएं क्या हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से मैंने उस पे स्पष्ट कर दिया था। आज का जो ये एक दलीय प्रणाली है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्तमान में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर कि राजनीतिक दल ना हो। सभी देशों में किसी न किसी रूप में ये दलीय प्रणाली आवश्यक रूप से पाई जाती है। कहीं एक दलीय प्रणाली है तो कहीं द्विदलीय प्रणाली है और कहीं बहुदलीय प्रणाली है। तो जहाँ पर एक ही दल का अस्तित्व होता है उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं, जहाँ दो दलों का होता है उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं, और जहाँ दो से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं उसको बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप और संरचना तथा राजनीतिक दलों की प्रकृति, उद्देश्य, संरचना आदि के आधार पर अनेक दलीय प्रणालियां विश्व में विद्यमान हैं और बहुत सारे विद्वानों ने इन दलों की विशेषताओं के आधार पर ही इनके संरचना, संस्कृति, विचार और संख्या आदि के बारे में स्पष्ट रूप से वर्गीकरण किया है। एलन बॉल ने दलीय व्यवस्था को अस्पष्टीय द्विदलीय पद्धति, सुस्पष्टीय द्विदलीय पद्धति, कार्यवाहक बहुदलीय पद्धति, अस्तरीय बहुदलीय पद्धतियाँ, प्रभावी दल पद्धतियाँ, एक दलीय पद्धति और सर्वाधिकारवादी एक दलीय पद्धतियाँ, इन 7 भागों में एलन बॉल ने वर्गीकरण किया है। आज अनेक जो विद्वान हैं वो सामान्यतः जो कि मॉरिस डुवेरेजर हैं, उन्होंने राजनीतिक दलों को त्रिस्तरीय वर्गीकरण को स्वीकार किया है और ज़्यादातर विद्वान सब इसी त्रिस्तरीय जो वर्गीकरण है उसको स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत 3 जो प्रणालियां बताई हैं, जैसा कि भी मैंने पहले भी आपको बताया कि एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। तो इस पार्ट में आज के YouTube चैनल पर मैं एक दलीय प्रणाली के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। एक दलीय प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें कि किसी देश में केवल एक ही दल हो और उसके ही हाथों में समस्त शासन की सत्ता हो। कर्टिस ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि एक दलीय पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें सत्तारूढ़ दल का या तो सभी अन्य गुटों पर प्रभुत्व होता है जो सभी राजनीतिक विरोधों को अपने में समा लेने का प्रयास करता है, या वह बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी गुटों का दमन कर देता है जिन्हें प्रति क्रांतिकारी या शासन के प्रति तोड़-फोड़ करने वाला दल समझा जाता है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीय इच्छा को विभाजित करने वाली शक्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको भी बताया कि ये ऐसी प्रणाली व्यवस्था है जिसमें कि उस देश में केवल एक ही दल होता है और उसका वर्चस्व जो है एक लंबे समय तक चलता रहता है। भारत में भी 1967 तक
लोकतंत्रीय व्यवस्था का प्रचलन रहा। अन्य दलों के होते हुए भी, कई और भी दल थे, लेकिन उनको होते हुए भी कांग्रेस का ही इसमें वर्चस्व हमारे देश में बना रहा। तो इस तरह से और कई देश ऐसे भी हैं जैसे जहाँ पर कि एक दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं वर्तमान में भी। इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, चीन, सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, स्पेन आदि देश हैं जहाँ पर कि अभी भी एक दलीय व्यवस्था विद्यमान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक दलीय व्यवस्था वाले अभी भी कई राष्ट्रों में है। हालांकि हमारे भारत देश में वर्तमान में एक दलीय नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं। और अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि एक दलीय प्रणाली के क्या गुण हैं। इसे भी बिंदुवार मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। जैसे विभिन्न दलों के संघर्ष के अभाव में जो एक दलीय प्रणाली, उसके बारे में बता रही हूँ मैं आप कि उसकी क्या गुण हैं। तो इसमें यह है कि इसमें राष्ट्रीय एकता कायम रहती है। क्यों? क्योंकि सभी नागरिक एक ही विचारधारा में बने रहते हैं। एक ही दल है, जब एक ही दल है तो सभी काम उसी को करने हैं। तो इसलिए नागरिक जो है, जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होती है, सभी नागरिक एक ही विचारधारा में बंधे रहते हैं। दूसरा गुण हम बता सकते हैं कि एक ही दल की कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल होने के कारण सामान्यतः ये स्थायी सरकार के रूप में अपने शासन और प्रशासन को संचालित करती है। और तीसरी इसकी विशेषता बता सकते हैं कि जब दूसरा दल है ही नहीं तो इसमें मजबूत और सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। और चौथा गुण हम बता सकते हैं कि लंबे समय तक जब एक ही सरकार रहती है तो इसमें दीर्घकालीन जो योजनाएं होती हैं, जैसे 5 वर्षीय, 15 वर्षीय या 20 वर्षीय जो भी योजनाएं हैं, उसके अपने कार्यकरण के आधार पर ये निश्चित किया जा सकता है कि कौन सी योजना कितने समय में पूरी की जा सकती है। तो ऐसी योजनाओं का भी निर्माण किया जाना संभव हो पाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ही राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है, तो इस तरह से अपनी योजनाओं का वो निर्माण कर लेते हैं। अगला जो गुण बता सकते हैं हम कि सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध तो नहीं ही होता है। क्यों? जब दूसरा दल है ही नहीं तो उसे विरोध होने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उसमें दक्षता भी आती है। और सबसे बड़ा गुण हम ये बता सकते हैं कि गुटबंदी की कमियों को भी दूर करता है। इसमें गुटबंदियाँ नहीं पाई जाती। अब हमने जो गुणों की बात की है, तो अब हम एक दलीय प्रणाली की कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्वगुण संपन्न है और एक दलीय प्रणाली ही होना चाहिए। तो इसके दोष हैं, जैसा कि पहला मैंने बताया कि ये प्रणाली नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाली होने के कारण अलोकतांत्रिक है। जिन तक बस जब विकल्प ही नहीं है तो जो भी है राज्य के लिए इच्छाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब विकल्प ही नहीं है तो जनता कर क्या सकती है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का एक तरह से हनन होता है इसमें। और ये जो दलीय प्रणाली है वो निरंकुशता की जनक होती है। इसे इस बात का भय नहीं होता कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो दूसरे दल को जनता चुन लेगी। जब ये भय नहीं है इन्हें, तो ये निरंकुश हो जाते हैं और निरंकुश रूप में सब योजनाओं का निर्माण करती है, उसे क्रियान्वित करती है। अगला दोष ये बताते हैं कि इसमें जो राजनीतिक दल है, जब एक ही दल का प्रभुत्व पाया जाता है तो वहाँ पर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। और इसमें एक और बहुत बड़ा जो दोष बता सकती हूँ कि ऐसे मनुष्यों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हाँ, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता। जब इंसान के सामने बड़े लक्ष्य होते हैं तो उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब उसे ये हो कि हाँ, मैं भी अच्छे काम करके आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी उच्च पद प्राप्त कर सकता हूँ, तो प्रयास करेगा। जब उसे पता है कि ठीक है, एक ही दल है और उस विचारधारा को अगर मैं समर्थन नहीं करता तो नहीं करता, उससे अलग मैं अपनी कोई दल नहीं बना सकता या दल को कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो कहते हैं इसमें भी जो मनुष्य हैं उनके व्यक्तित्व का विकास भी बाधित होता है। और ऐसे जहाँ एक दलीय प्रणाली है वो राजनीतिक शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं और जो एक विरोधी दल की जो भूमिका होती है उसका अभाव पाया जाता है।
जब विरोधी दल रहते हैं तो उससे सत्तारूढ़ दल हमेशा सजग बना रहता है और जनता की इच्छाओं समस्याओं के प्रति पूरा सजग रहता है और बराबर ही प्रयास करता है कि उसकी जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता रहे, जनता के विकास के लिए कार्य किए जाएं, अन्यथा हमें जनता नहीं चुनेगी, उन्हें इस चीज़ का भय ही नहीं रहता। तो कहते हैं इसमें विरोधी दल की जो सकारात्मक भूमिका होती है उसका अभाव पाया जाता है। और इसमें जो समयानुसार चुनाव भी होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो सिर्फ ढोंग है, क्योंकि जब दल एक ही है, उसके विचार धारा एक ही है, तो जनता को चुनना उन्हें ही है। तो जब उन्हें ही चुनना है तो चुनाव किस बात का। अगला दोष बताते हैं कि ये बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है, रहना उन्हीं को है, पद उन्हीं को प्राप्त करना है, वर्चस्व उन्हीं का रहना है। तो इस तरह से कह सकते हैं इससे बहुमत का कोई वही नहीं रह जाता है कि किस पार्टी को बहुमत है, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए इसके दोष भी हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक दलीय प्रणाली है इसे हम तानाशाही शासन व्यवस्था का ही परिचायक मान सकते हैं, जहां नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और जो नौकरशाही है वो नागरिकों पर कर्तव्य थोपे जा रहे हैं। और इस प्रणाली की तानाशाही ने ही सोवियत संघ को बिखेर दिया था। तानाशाही के बल पर ही शासन को चलाना और वैधता बनाए रखने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस भी देश में जनतंत्रीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वहाँ पर थोड़ी सी भी ढील मिल जाने पर जनता उस शासन का तख्ता ही पलट देती है। और निरंतर शक्ति बनाए रखना ही इस शासन प्रणाली के अस्तित्व का एकमात्र आधार है। विश्व में एक चीन ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां काफ़ी लंबे समय से ये कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एकदलीय प्रणाली है वो अधिक प्रभावी नहीं है। और आज चूँकि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अधिकांश देशों ने अपना रखा है, ऐसी स्थिति में एकदलीय प्रणाली उचित प्रतीत नहीं होती है। जहाँ भी अभी एकदलीय प्रणाली पाई जा रही है, देर सवेर इनका भी अंत अवश्यंभावी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को ये जो चैप्टर है वो भी समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि समय समय पर, चूँकि क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए जो भी लेक्चर दे रही हूँ आप तक निर्बाध रूप से स्वतः पहुँचता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।